इसरो आज शाम श्रीहरिकोटा से इनसेट 3DS करेगा लॉन्च। मौसम की दुरुस्त पेशनगोई और कुदरती आफात की वार्निंग में मिलेगी मदद। बीजेपी का 2 रोजा कौमी कन्वेंशन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा शुरू। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। लोकसभा इंतखाबात में 400 से ज्यादा सीटें जीतने के हदफ पर होगा गौर खौस। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की आज दिल्ली की अदालत में होगी पेशी। ईडी के समन को बार बार नजरअंदाज करने पर अदालत ने किया समन जारी। सुप्रीम कोर्ट संदेश खाली में खवातीन पर मजालिम से मुतालिक केस में दायर PIL की समाअत करने पर रजामंद। कोलकाता हाई कोर्ट में पीर को इस मामले की दोबारा होगी समाअत। आज जैसलमेर में भारतीय फिजाइया करेगी मश्क। राफेल, मिराज, तेजस और सुखोई जैसे जंगी तैयारे फिजाई ताकत के जरिए अपने ताकत का करेंगे मुजाहिरा। और भारत के वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, अर्जेंटाइन के हम मनसबों से की मुलाकात। जर्मनी में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल से भी की मुलाकात। टेस्ट के दौरान भारत को धचका। आर अश्विन जाती वजूहात की बिना पर हुए बाहर। आज तीसरे रोज इंग्लैंड की टीम 207 रन से आगे खेलने की करेगी शुरुआत। टीम इंडिया को 238 रन की बढ़तरी हासिल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्टी के लिए 370 सीटें और NDA इत्तेहाद के लिए 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का हदफ रखा है और इसी मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बीजेपी का 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन 17 और 18 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद होगा, जहां लोकसभा इंतखाबात से मुतालिक चैलेंजेस और मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। आइए देखते हैं तफसील। बीजेपी लोकसभा इंतखाबात में पार्टी को 370 और NDA को 400 सीटों से आगे ले जाने के मकसद के साथ अपनी मुहिम को मुसलसल तेज कर रही है। बीजेपी अपना 2 रोजा कौमी कन्वेंशन मुनक़िद करने जा रही है। पीएम मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस 2 रोजा कन्वेंशन के ख़िताम पर खिताब करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्टी ओहदेदारों की मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्घाटन भाषण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पदाधिकारियों की बैठक में भी रहेंगे और वो समापन करेंगे। ये राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री जी का जो कंक्लूडिंग आह्वान होता है वो बहुत प्रेरणादायी होता है और पूरा देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए एक नज़ीर बनती है उनकी टिप्पणी, उनका भाषण। तो हम सभी बहुत उत्साह के साथ उनके उस भाषण की प्रतीक्षा करेंगे। बीजेपी के कौमी कन्वेंशन में 2 करारदादें मंजूर की जाएंगी। कन्वेंशन में मुल्क भर से 11,500 बीजेपी कारकुनान शिरकत करेंगे, जिसमें पार्टी के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट, MLAs, कौमी और रियासती अहम ओहदेदारान, जिला सदूर शामिल हैं। मीटिंग के मकाम पर पीएम मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत की 10 साला कामयाबियों पर एक नुमाइश का एहतमाम किया गया है, जिसका जुमे को बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने इफ्तिताह किया। 17 तारीख को फर्स्ट हाफ में पदाधिकारियों की बैठक होगी और 3 बजे झंडोत्तोलन होगा और उसके बाद ये 18 तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आगामी चुनाव पर विस्तार से चर्चा होगी। विस्तारकों की बैठक होगी अलग से और विकसित भारत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका एक उसमें प्रदर्शनी भी लगेगी कि देश भर से लोग आएंगे। बीजेपी का कौमी कन्वेंशन ऐसे वक्त में मुनक़िद होने जा रहा है कि जब पार्टी एतमाद से भरी हुई नजर आ रही है। लोकसभा इंतखाबात के ऐलान में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, इसीलिए ये कौमी कन्वेंशन बीजेपी की हिकमत अमली के लिहाज से बहुत अहम है। बिक्रमजीत सिंह के साथ शिलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें।
और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज शाम 5:30 बजे आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से इनसैट 3DS लॉन्च करेगा। सैयारचा लॉन्च व्हीकल GSLV की मदद से मदार में दाखिल की जाएगा और इस GSLV मिशन का मकसद इनसैट 3DS मौसमी सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर मदार GTO में नस्ब करना है। ये ज़मीन की सतह की निगरानी के लिए अहम है और मुख्तलिफ चैलेंजेस में समुद्री मुशाहिदात और मौसमियाती तजज़िये से लैस है। कौमी कन्वेंशन में शिरकत के लिए मुल्क भर से नई दिल्ली आने वाले बीजेपी कारकुनों के लिए बीजेपी के बारे में जानने के लिए कल एक नुमाइश का एहतमाम किया गया। पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वजीर आला ने अदालत में हाजिर होने से बचने के लिए असेंबली में एतमाद का वोट पेश किया है, जिस पर ऐवान में आज बहस होगी। दरअसल ईडी ने अब तक कई बार केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तगियों और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में समन जारी किया है, लेकिन अब तक वो ईडी के सवालात से बचते रहे हैं और इसके पीछे केजरीवाल हमेशा ये कहते रहे हैं कि ईडी का समन गैर कानूनी और सियासी तौर पर मुहर्रिक है और ईडी इसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर की तरफ गिरफ्तार करना चाहती है और जिसके बाद ईडी ने अदालत से रुजू किया और कहा है कि केजरीवाल समन की तामील नहीं कर रहे हैं और इन जैसे आला ओहदे पर फाइज एक सरकारी अहलकार कानून की नाफरमानी कर रहा है जो मुआशरे में एक गलत मिसाल कायम करेगा। अदालत ने 7 फरवरी को इसकी समाअत के दौरान केजरीवाल को 17 फरवरी की तारीख दी गई और कहा कि वो पहली नज़र में ईडी के समन की तामील करने के लिए कानूनी तौर पर पाबंद हैं। काबिल जिक्र है कि CBI ने दिल्ली हुकूमत की शराब पॉलिसी को लेकर गुज़िश्ता साल अप्रैल में केजरीवाल से पूछताछ की थी, लेकिन केजरीवाल को CBI FIR में मुल्जिम नहीं बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, जहां मगरबी बंगाल के संदेश खाली में खवातीन के जिनसी इस्तेसाल के मामले पर सियासी माहौल काफ़ी गर्म है। कोलकाता हाई कोर्ट पीर को संदेश खाली केस की दोबारा समाअत करेगा। संदेश खाली इलाके की कई खवातीन ने मकामी तृणमूल कांग्रेस लीडर शाहजहां शेख और उनके हामियों पर ज़मीनों पर कब्जे और जिनसी तौर पर हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया है। खवातीन TMC लीडरों के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही हैं और साथ ही TMC लीडरान संदेश खाली के देहात में घर घर जाकर उन खवातीन की शिनाख्त कर रहे हैं जिन्होंने जिनसी हिरासानी और ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वहीं हल्द्वानी के तमाम इलाकों में हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहे हैं। नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के भनपुलपुरा थाना इलाके के अंदर आने वाले इलाकों के लिए कर्फ्यू में नरमी का ऐलान किया है। पुलिस की तरफ से जारी करदा इतलात के में कहा गया है कि थाना इलाके के गोंजा जाली, रेलवे बाजार और FCI गोदाम कॉम्प्लेक्स में सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में राहत दी गई है। ताहम भनपुलपुरा थाना इलाके के अलावा दीगर इलाकों में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करने को कहा गया है। हल्द्वानी के भनपुलपुरा फसादात में मतलूब अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मुईद का भनपुलपुरा घर को कुर्क कर दिया गया है और इस दौरान पुलिस की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद थी। अदालत ने भनपुलपुरा तशद्दुद के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद शरपसंदों के खिलाफ कुर्की के अहकामात जारी किए थे, जिसके बाद जायदाद कुर्क करने की कार्रवाई की गई। भारतीय फिजाइया आज जैसलमेर के करीब पोखरन के एयर टू ग्राउंड रेंज में वायु शक्ति मशक का इनेकाद करे जा रही है और हमेशा की तरह मशक वायु शक्ति दिन और रात हिंदुस्तानी फिजाइया की जारहाना और दिफाई सलाहियतों का मुजाहिरा करेगी। इस मशक में भारतीय फौज के साथ मुश्तरका ऑपरेशन किया जाएगा। इस साल मशक में देसी जंगी तैयारे तेजस, प्रचंड, ध्रुव समेत 121 तैयारे शामिल किए जा रहे हैं। मशक वायु शक्ति में हिस्सा लेने वाले दीगर तैयारों में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, जैगवार, हॉक C-130J, चिनूक, अपाची और MI-17 वगैरह शामिल हैं। मकामी तौर पर तैयार करदा
सतह से हवा में मार्क करने वाले हथियारों के निज़ाम और दरअंदाजी करने वाले दुश्मन के तैयारों को ट्रैक करने और मार गिराने की अपनी सलाहियत का मुजाहरा करेंगे। काबिल जिक्र है कि वायु शक्ति मश्क का आखिरी एडिशन 16 फरवरी 2019 को किया गया था। और आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिकी सदारती इंतखाबात से ऐन कबल डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क की अदालत से बड़ा धचका लगा है। अदालत ने ट्रंप को कर्ज दहंदगान को धोखा देने और उनकी मजमूई मालियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने पर तकरीबन $355 मिलियन का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है। तकरीबन 3 माह तक जारी रहने वाली इस समाअत के बाद जज ने अपने फैसले में ट्रंप और उनकी कंपनी के कामकाज पर हैरत का इजहार किया। अदालत ने ट्रंप पर अगले 3 साल तक न्यूयॉर्क के किसी भी कॉरपोरेशन के अफसर या डायरेक्टर के तौर पर काम करने पर भी पाबंदी लगा दी है। यह फैसला ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अमेरिकी नायब वजीर खारजा रिचर्ड वर्माकल से 23 फरवरी तक भारत, मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर होंगे। अपने दौरे के दौरान रिचर्ड सबसे पहले भारत का दौरा करेंगे। भारत में वो इक़्तिसादी तरक्की, सलामती और टेक्नोलॉजी समेत मुतादिद उमूर पर अमेरिका भारत आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को आगे बढ़ाने के लिए सीनियर सरकारी ओहदेदारों, कारोबारी रहनुमाओं और सनतकारों से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उनका दौरा अमेरिका के एक आज़ाद, महफूज और खुशहाल खित्ते के लिए पायदार अज़्म का इयादा करेगा। और बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ का कहना है कि फ़िलिस्तीनियों के लिए इजाफी एमरजेंसी इक़दामात की ज़रूरत नहीं है। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने कहा है कि उसे रफ़ह पर इजराइल के हमले के बाद फ़िलिस्तीनियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी एमरजेंसी इक़दामात की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ैसला उस वक्त आया है कि जब जनूबी अफ्रीका ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ से इस बात पर गौर करने के लिए कहा था कि इस महीने के आगाज़ में गज़ा में रफ़ह शहर में अपने हमले को बढ़ाने के इजराइल के मंसूबों के लिए फ़िलिस्तीनियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी है और फ़िलिस्तीनियों के लिए इजाफी हंगामी इक़दामात की ज़रूरत नहीं है। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत से गौर करने को कहा था। और आगे बढ़ते हैं और अब पेश है अखबारात का जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की, जिसके सफ़ा अव्वल की सुर्खियां कुछ इस तरह से हैं। 29,000 करोड़ रुपए के दिफाई सौदों को मंजूरी दी गई है। वजारत दिफा ने हिंदुस्तानी बहरिया के लिए 9 समुद्री निगरानी वाले तैयारे और हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड के लिए 6 गश्ती तैयारे खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। पेटीएम यूज़ करने वाले सारिफिन के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर सामने आई है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को राहत दी है और बैंकिंग रेगुलेटर ने अपनी कुछ खदमात की आखिरी तारीख बढ़ाने का ऐलान किया है। अब इसे 29 फरवरी के बजाय 5 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक तस्वीर यहाँ पर शाया हुई है। आप देख सकते हैं कि नीदरलैंड की जो सफ़ीर हैं वो नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो ट्यूलिप वॉक है वहाँ पर वॉक करती हुई नजर आ रही हैं। ट्यूलिप गार्डन है जहाँ पर ये दोनों ही सफ़ीर नीदरलैंड के वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बैनुल-अक़वामी सफ़े की सुर्खी भी जान लेते हैं। बात यहाँ फ़िलिस्तीन की ही हो रही है। फ़िलिस्तीनी रियासत कबूल नहीं करेंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने साफ तौर पर ये बात कह दी है और अमेरिकी इंतज़ामिया की इजराइल पर दबाव डालने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं और बार बार इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इस बात को दोहरा रहे हैं। नेतन्याहू की ज़िद पर बाइडन नाराज़ हैं। और इसी हवाले से रोज़नामा इनकलाब में भी एक खबर शाया हुई है। वाज़ेह रहे कि इस जंग का खमियाजा जो है वो आम शहरी किस तरह से भुगत रहे हैं वो यहाँ पर बताया गया है। फ़िलिस्तीन का जो अल नासिर अस्पताल है उसमें इजरायली फ़ौज की छापेमारी की कार्रवाई हुई है और यहाँ बताया जा रहा है कि सैकड़ों मरीज़ और तिब्बी अमला हिरासत में लिया गया है, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और भारी टैंक और मशीन गन से फायरिंग यहाँ पर की गई है। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। वाज़ेह है कि कुछ इस तरह की खबरें वहाँ से मौसूल हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा इनकलाब में ही एक आर्टिकल में एक
तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, जहां जेल में कैद रूसी ऑपोजिशन लीडर अलेक्सी नालवाल्नी पर पुरइसरार हालत में मौत हो गई है। उन्हें रूस के सदर का सख्त मुखालिफ समझा जाता था। अलेक्सी नावाल्नी को जेल सर्विस ने मुर्दा करार दे दिया है। नावाल्नी को चंद रोज कबल इस जेल में मुंतकिल किया गया था। अपनी वेबसाइट पर शाया होने वाले एक बयान में यमलाउ नलिट्स खुद मुख्तार जिले की फेडरल पेनिटेरियरी सर्विस ने कहा है कि नावाल्नी जुम्मे को चहलकदमी करने के बाद उनकी तबीयत कुछ नासाज होने पर अचानक बेहोश हो गए और फौरन तिब्बी अमले को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने नावाल्नी को मुर्दा करार दे दिया। नावाल्नी की मौत की वजह से अभी तक मालूम नहीं हो सकी है और इस दौरान क्रेमलिन ने दावा किया है कि उसे नावाल्नी की मौत की वजह के बारे में कोई मालूमात नहीं है। क्रेमलिन ने एक बयान में कहा है कि जेल सर्विस उनकी मौत की तमाम तहकीकात कर रही है। मगरबी ममालिक ने नावाल्नी की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। आगे बढ़ते हैं, जहां फसल पैटर्न में तब्दीली और मोदी सरकार के खरीदारी मंसूबों की बदौलत दालों की पैदावार में भारत 2027 तक खुद इन्हिसार बन जाएगा। दालों की मौजूदा पैदावार 26 मिलियन मेट्रिक टन है। भारत दालों के सबसे बड़े सारिफीन में से एक है। फिलहाल भारत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अफ्रीका से अरहर दाल का दरामद करता है। हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर से इस मामले पर खास बातचीत की है। दालों में भारत 2027 तक आत्मनिर्भर बन जाएगा और ये दावा किया है हमारे कृषि मंत्री ने। मेरे साथ है एनसीसीएफ की एमडी, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से, क्योंकि भारत दालों का सबसे बड़ा कंज्यूमर है वर्ल्ड में, किस तरह से यह पॉसिबल होगा कि 27 तक हम पूरे सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। जी, इसके लिए 2-3 कदम सरकार ने उठाया है। एक तो ये है कि क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना होगा ताकि हमें जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम करना है और 2027 तक एकदम ज़ीरो करना है इंपोर्ट्स। उसके लिए ज़्यादातर किसानों को तुअर का जो कल्टीवेशन है उसमें लाना है और उस अगर उनको इस तुअर का कल्टीवेशन में लाना है तो फिर उनको एक एश्योरेंस देना होगा कि उनका जो क्रॉप है वो खरीदेगा सरकार और अच्छा दाम मिलेगा। उसके लिए जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अंतर्गत एक स्कीम लाया है जिसमें एक डायनामिक प्राइसिंग फार्मूला सरकार ने लाया है, जिसमें ये गारंटी दिया है गवर्नमेंट का ये गारंटी है कि किसानों से खरीदारी होगा अगर वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। इसके लिए हमारा एनसीसीएफ का पोर्टल nccindia.com, वहाँ पे अगर किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो वो किसान अपना जो भी तुअर का जो क्रॉप है वो ला सकते हैं। वो एमएसपी पे खरीदेगा या एमएसपी के ऊपर अगर मार्केट में प्राइस है तो वो मार्केट प्राइस में भी खरीदारी होगा। अभी हम लोग कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं और जैसे कि आपने बताया ये पोर्टल मोदी जी की गारंटी होगा, तो उसमें किस तरह से चेंजेस आएंगे? जी, अभी तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये सब, फिर कुछ अफ्रीकन कंट्री से भी इंपोर्ट होता है और वो सब देश में तो कल्टीवेशन होता है सिर्फ इंडिया का कंजम्पशन के लिए। अभी फिलहाल हमारा जो प्रोक्योरमेंट है वो ज़्यादातर कर्नाटका से होता है, महाराष्ट्र से होता है और मध्य प्रदेश से होता है और आंध्रा, तेलंगाना ये सब राज्यों से भी होता है। और हमारा प्रोक्योरमेंट सेंटर्स ये सब राज्यों में अभी खुला है और हमने प्रोक्योरमेंट स्टार्ट भी किया है और करीब 2.5 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन भी कर चुका है। फिलहाल तो हम स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन या सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का WDRA अक्रेडिटेड गोडाउन्स में ही स्टोर करते हैं, लेकिन इसमें पैक्स या किसानों को थोड़ा इंकरेजमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का एक वर्ल्ड बिगेस्ट ग्रेन भंडार स्कीम भी अभी लागू है। उसके अंतर्गत एक सब्सिडाइज स्कीम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। उस स्कीम के अंडर 2 करोड़ अप टू 2 करोड़ लोन मिल सकते हैं। तो आपने सुना कि 2027 तक बिल्कुल ये टारगेट अचीवेबल है और किसानों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि भारत में काफी लंबे वक्त से ये कहावत चली आ रही है, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज, दिल्ली।
और अब आपके ड्राइंग रूम से निकलकर खेत की मेड़ पर पहुंच गया है प्रसार भारती, वो भी इंटरनेट के बगैर। जी हां, अब डीटीएच चैनल पर गांव के आम आदमी को मिलेगी उसके मोबाइल पर, और वो भी मोबाइल डेटा बगैर पैसा खर्च किए हुए। ये कमाल कर दिखाया है प्रसार भारती के नौजवान इंजीनियर ने। कैसे, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे विशाल बरिस्टो की ये रिपोर्ट। मैं दिल्ली के प्रगति मैदान में हूं और यहाँ चल रहा है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग सर्विस का एक्सपो 24, और प्रसार भारती ने भी अपने रिसर्च और डेवलपमेंट विंग की तरफ से कुछ चीज़ें पेश की हैं। सबसे एक्साइटिंग जो मुझे लगा वो ये कि अब गांव में भी लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे दूरदर्शन के सारे चैनल्स देख सकते हैं। कैसे, इस पर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये है जो इन्होंने यहाँ सिस्टम लगाया है, और ये जो लोग हैं इन्होंने इस पर रिसर्च की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित मिश्रा है। मोहित, ये बताइए कि ये आइडिया कैसे आया कि मोबाइल फ़ोन पे भी देख सकते हैं और इसमें कोई पैसा भी नहीं देना होगा किसी को? एक्चुअली हमारे बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे थे OTT के ऊपर और DTH के ऊपर, तो उसी को हम लोगों ने फर्दर एक्सप्लोर करते हुए एक को किया कि ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो नॉर्मल चैनल्स है उसका अगर हम लोकल सेटअप पे उसको करेंगे तो एक पर्टिकुलर एक इंट्रानेट पे हम लोग उस सारे चैनल्स को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो जो भी पर्टिकुलर एरिया में हमारे लोग हैं उनको हम नॉर्मली एक अपना ही नेटवर्क पे जोड़ेंगे जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी, और उससे सारे चैनल्स हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी हम अपने सर्वर पे डालेंगे। मेरे साथ प्रशांत गुप्ता भी हैं जो इस टीम का हिस्सा। प्रशांत, इन्होंने बताया कि सारे चैनल्स मतलब DD के अलावा भी हो सकते हैं या सिर्फ DD के? बेसिकली जो DTH फ्री डिश पे जितने भी चैनल हैं वो सारे हम लोग इस पे ला सकते हैं, और ये सर्विस वहाँ पे ज़्यादा कारगर साबित होगी जहाँ पे किसान लोग वगैरह रहते हैं, रिमोटली ऑपरेट रहते हैं, ताकि क्या हो कि एक ही इंटरनेट में विदाउट डेटा का कॉस्ट लगे, वो इजीली अपना कहीं भी देख सकते हैं मोबाइल पे। मान लीजिए कोई किसान है और उसको DD न्यूज़ देखना है अपने मोबाइल पे डेटा यूज़ किए बिना। जो रूरल एरिया में लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये कवरेज हो और उनको यूजेज हो, तो उनके लिए हमने चाहते हैं कि कोई मोबाइल डाटा ना यूज़ करना पड़े। फॉर दैट आप डायरेक्टली बस यहाँ हमारे नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, एक हमारा सेटअप होगा, एंड देन आप हमारे नेटवर्क से कनेक्ट होकर डायरेक्टली कोई भी ऑल इंडिया रेडियो के जितने भी चैनल्स हैं जो भी आपको DTH में मिलते हैं और जो भी दूरदर्शन के चैनल्स हैं सब आप स्ट्रीम करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इट्स वेरी हैंडी, यू कैन सी। राइट, मुझे बताइए ये एंटीना क्या इसी से कनेक्टेड है या? हाँ जी, बताइए ये क्या है? एक्चुअली आइसोट्रॉपिक एंटीना है जो अभी 12 dBi का हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे को कवरेज इंक्रीज़ करना है, जैसे अभी राइट नाउ, यस, इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द कवरेज, कि हम चाहते हैं कि रूरल एरिया में एक बहुत बड़े एरिया में हम कर सके ट्रांसमिट, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। आपने सुना, ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, प्रोटोटाइप तैयार है, और तमाम दूरदर्शन के चैनल और इसके अलावा DTH पे जो अवेलेबल है चैनल्स, वो आप घर बैठे बिना अपना डेटा खर्च किए अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, और आम आदमी के लिए ये बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जर्मनी के दौरे पर हैं। कॉन्फ्रेंस से अलग डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, और इसकी इत्तला देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2024 के मौके पर वज़ीर ख़ारजा से मिलकर अच्छा लगा। आलमी चैलेंजों और आगे बढ़ने के रास्ते पर वसी पैमाने पर बातचीत हुई। हमने बैनुल अक़वामी मुशावरत के आइंदा होने वाले मीटिंग की तैयारियों का भी जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने R अश्विन को 500 टेस्ट विकेट मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने X पर पोस्ट किया कि रविचंद्रन अश्विन को 500 टेस्ट विकेटें लेने की गैर मामूली कामयाबी पर मुबारकबाद। उनका सफ़र और उनकी कामयाबियां, उनकी सलाहियत और इस्तेकामत इस बात का सबूत है। मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ, वो हर रोज़ नई बुलंदियों को छूते रहें। और भारत और इंग्लैंड के दरमियान राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया को धचका लगा है। भारतीय टीम के स्पिनर R अश्विन ज़ाती वजूहात की बिना पर इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। BCCI ने ये जानकारी दी है। आज राजकोट टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम 207 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बना लिए थे। और इससे कबल जुम्मे को भारत की पहली इनिंग्स 445 रन पर खत्म हुई थी। भारत की जानिब से रविंद्र जडेजा ने 112 रन की इनिंग्स खेली थी, जबकि ध्रुव जुरेल ने
रविचंद्रन अश्विन के दरमियान 77 रन की शराकतदारी देखने को मिली थी। आर अश्विन ने 37 और ध्रुव ने 46 रन बनाए। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के आज क्वार्टर फाइनल मैच में भारतीय खवातीन टीम ने हांगकांग की टीम को 3-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने मुकाबले में एक तमगा हासिल कर लिया है। ये पहला मौका है कि जब भारतीय खवातीन टीम इस मुकाबले में तमगा हासिल करेगी। एक बार फिर पीवी सिंधु ने मैच में शानदार खेल का मुजाहिरा पेश किया और मुखालिफ टीम को 21-7, 16-21, 21-12 से शिकस्त दी। और इसके बाद डबल्स के सिंगल्स मैच में तिनिशा क्रिस्टो और अश्वनी पुनिया की जोड़ी ने 21-14, 21-10 से मैच जीता, जबकि सिंगल्स मैच में अश्मिता चल्हिया ने यंग सिम यू को 13-21, 12-21 से शिकस्त देकर भारत को 3-0 से जीत दिलाई। और बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय मर्द टीम को क्वार्टर फाइनल में जापान के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जापान ने भारत को 3-2 से शिकस्त दी। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दी इजाजत। आदाब।